नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 27 जुलाई 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण तृतीया। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष परसराम मदेरणा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा के बाद गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि परसराम मदेरणा एक बड़े जाट नेता थे। उनका विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री के रूप में कार्यकाल यादगार रहा। मैं उन्हें नमन करता हूं। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव पर भी निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा, राज्य की भाजपा सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सरकार एक राज्य एक चुनाव के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। गहलोत ने कहा, हमारे समय में भी कर्मचारियों का इशू था। उस समय भी ये मुश्किल था, लेकिन मामला हाई कोर्ट गया। कोर्ट ने कहा चुनाव समय पर होंगे। अब देखिए, समय ही बताएगा चुनाव होंगे या नहीं। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव होने ही चाहिए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कह चुके हैं कि पंचायत के साथ निकायों में चुनाव से प्रक्रिया सरल होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। अब तमाम सवालों और कयासों के बीच कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य अविनाश गहलोत ने कहा कि 15 से 20 दिनों में सीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर होगा और रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कार्यक्रम तय होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर गहलोत कहा, मैंने पहले ही कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दोनों ही केंद्र सरकार और संघ के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा चौंकाने वाला है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जयपुर में कहा था कि वो किसी के दबाव में नहीं है, लेकिन अब अचानक इस्तीफा दे देना ये बताता है कि उन पर दबाव था। मैं मानता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और ये इस्तीफा दबाव का नतीजा है। मानसून के मौसम में राजस्थान के विभिन्न इलाकों में अक्सर सांप नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले उदयपुर में एक होटल में कोबरा सांप और उसके 18 बच्चे मिले थे। पिछले सप्ताह झालावाड़ के जिला कलेक्टर के आवास में एक कोबरा सांप मिला था। उससे पहले इस महीने झालावाड़ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सांप मिलने से हड़कंप मच गया था। इसी तरह टोंक में इसी महीने एक थाने में सांप आ गया था, जिससे पुलिस वाले घबरा गए और अब टोंक में ही जेल में एक खतरनाक कोबरा सांप चला आया, जिसके बाद कैदियों की घिघी बंद गई। टोंक शहर की सेंट्रल जेल के बैरक संख्या 3 में नाजा प्रजाति का एक कोबरा दिया। रात के वक्त इस जहरीले सांप को देख बैरक में दहशत फैल गई और कैदी सकते में आ गए। थोड़ी ही देर में पूरी जेल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद डिप्टी जेलर वैभव भारद्वाज ने सिविल डिफेंस के जवान गालिब खान को बुलाया, जो स्नेक कैचर है। गालिब खान ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ने में सफलता पाई। ये नाजा प्रजाति का 5 फीट का इंडियन स्टैटिकल कोबरा था। इसके बाद इस विषैले सांप को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। इसके बाद ही टोंक जेल के कैदियों और जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली। टोंक में ही डिग्गी पुलिस थाने में 13 जुलाई को 5 फीट का एक कोबरा सांप दिखाई दिया था। इसे देख पुलिस वालों की सांसें फूल गई। मालखाने की सीढ़ियों के पास फन फैलाए बैठे सांप पहले पुलिस वालों ने खुद ही बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने आसपास किसी संपेरे को भी खोजने की कोशिश की, लेकिन फिर आखिर में उन्होंने एक एक्सपर्ट से वीडियो कॉल पर सलाह लेकर कोबरा को खुद ही पकड़ा। उन्होंने कट्टे और पानी की खाली बोतल से जुगाड़ कर स्नेक बैग बनाकर कोबरा का रेस्क्यू किया। डूंगरपुर शहर के प्रगति नगर में रवि क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। एक घर में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक के 2 कमरों में 9 बेड लगाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अवैध क्लिनिक पर मरीजों की जांच के लिए एक प्राइवेट लैब भी मिली। कई अवैध एलोपैथिक दवाइयां भी मिली। खुद को डॉक्टर कहने वाले भरत खत्री के पास स्वास्थ्य विभाग के 16 मापदंड के कोई कागजात भी नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को सील कर दिया। एडिशनल सीएम जो डॉक्टर विपिन मीणा ने बताया
कि प्रगति नगर में एक 2 मंजिला घर में रवि क्लिनिक चल रहा था। इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर आज सीएमएचओ डॉक्टर राहुल जैन, ड्रग इंस्पेक्टर विनोद कुमार, आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर जैन यादव समेत टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। डॉक्टर विपिन मीणा ने कहा कि क्लिनिक के 2 अलग अलग कमरों में 9 बेड लगे हुए हैं। हालांकि क्लिनिक में एक भी मरीज भर्ती नहीं मिला। एक कमरे में मरीजों के खून, पेशाब की जांच के लिए लैब भी बना रखी है, जिसमें कई जांच मशीनें लगी हुई थी। इसके अलावा क्लिनिक में आयुर्वेद के साथ ही एलोपैथिक दवाइयां भी मिली है। क्लिनिक रजिस्ट्रेशन, लैब लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, बायोमेडिकल वेस्ट समेत 16 तरह के मापदंड पर किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक को सीज कर दिया। क्लिनिक के मेन गेट को लॉक कर उस सील चस्पा कर दिया गया है। क्लिनिक संचालन को लेकर डॉक्यूमेंट जमा करवाने के भी निर्देश दिए हैं। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बीचगावा गांव में कावड़ चढ़ाने से पहले गांव में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। गांव के रास्ते पर कावड़ की झांकी से 11,000 केवी विद्युत की लाइन टच हो गई। इस दौरान कावड़ की झांकी में आसपास क्षेत्र में करंट फैल गया। मौके पर 700 से 800 लोग मौजूद थे। एक के बाद एक करंट लोगों को लगता रहा व लोग झूलते रहे। इस हादसे में 2 कावड़ियों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जाम लगाया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों व ग्रामीणों के बीच पंचायत हुई, जिसमें दोनों के बीच सहमति बनी। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को सरकारी योजनाओं का फायदा देने का आश्वासन दिया। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों का इलाज करने की प्रक्रिया चल रही है। घायलों में 5 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालता को देखते हुए मौके पर तनाव के हालत बन गए। गांव में एसडीएम, डिप्टी एसपी सहित तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं और गांव में पंचायत हुई। इस मौके पर ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को 50 से 50 लाख रुपए मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार व मुख्यालय को भेजा जाएगा। एसडीएम ने कहा कि इस मामले में लाइनमैन को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर किया जाएगा। साथ ही जेएन के खिलाफ परिजनों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए विद्युत निगम की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा, जबकि 5 लाख रुपए सरकारी योजना में दिया जाएगा। इसके अलावा पालनहार योजना सहित अन्य सभी सरकारी योजनाओं का भी मृतक के परिजनों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस घटना में कावड़िया सुरेश प्रजापत और गोपाल प्रजापत की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत के तार ठीक करने के लिए उन्होंने कई बार विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई। लक्ष्मणगढ़ एसडीएम ने कहा कि अलग अलग योजनाओं के तहत मृतक के परिजनों को 10 से 15 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी मृतक के परिजनों को पूरा फायदा मिले, उसका प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जाएगी। सरकार की तरफ से भी जो भी मदद मिलेगी उसको दिलाने के परिजनों को प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान में अवैध हथियारों की तस्करी एक बार फिर पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। हाल ही में झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए AK-47 राइफल, 32 बोर की पिस्टल और दर्जनों कारतूस बरामद किए हैं। ये कार्रवाई गैंगस्टरों से जुड़े युवकों के खिलाफ की गई है, जिनके हरियाणा व पंजाब के अपराधियों से तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार साल 2025 में अब तक प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े 205 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। ये संख्या बीते वर्षों के मुकाबले लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2024 में 174 मामले सामने आए थे, जबकि 2023 में 150, 2022 में 141
और 2021 में 125 केस दर्ज हुए थे। 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही पुलिस ने 215 अवैध हथियार जब्त किए, जबकि 2024 में पूरे साल में 174 जब्त हुए थे। हथियार बरामदगी वाले जिले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सीमाएं निकट है। पुलिस का कहना है कि यही वजह है कि इन इलाकों में हथियारों की आवक और नेटवर्किंग ज्यादा देखी जा रही है। जांच में सामने आया है कि अधिकतर हथियार मध्य प्रदेश के खरगोन, बड़वानी और धार से लाए जाते हैं। वहीं हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ से सप्लाई करने वाले गिरोह राजस्थान के अपराधियों से जुड़े हैं। पुलिस ने अब इन रूट्स पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों के अनुसार अब हथियारों की खरीद फरोख्त डिजिटल माध्यमों से होने लगी है। एप्स, चैट और कोडवर्ड में सौदे तय होते हैं। पुलिस ने जयपुर, झुंझुनू, चुरू, नागौर, अलवर, श्रीगंगानगर, कोटा, भरतपुर, करौली और बाड़मेर जिलों को संवेदनशील की सूची में रखा है। यहाँ जिला पुलिस से अलग साइबर टीम भी निगरानी रख रही है। बीते 2 साल में जिन मामलों में अवैध हथियार इस्तेमाल हुए, उनमें अधिकतर गैंगवार, फिरौती और दबाव बनाने के केस शामिल हैं। श्रीगंगानगर और जयपुर में हाल ही में दर्ज हुए मामलों में हथियार दिखाकर कारोबारियों से वसूली की शिकायतें सामने आई थी। पुलिस मुख्यालय का दावा है कि लगातार कार्रवाई से कई नेटवर्क टूटे हैं। पुलिस अब कस्टमर बेस पर काम कर रही है, यानी जो मांग कर रहा है वो भी निगरानी में है। गृह विभाग ने कॉलेजों, बॉर्डर गांवों और बड़ी कृषि मंडियों में छिपे नेटवर्क की तलाश के निर्देश दिए हैं। पुलिस इन इलाकों में डोर टू डोर इंटेलिजेंस और संदिग्ध व्यक्ति निगरानी अभियान चलाएगी। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान डिजिटल संदेश से बातचीत में अपने और भजनलाल शर्मा के बीच रिश्ते पर कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मेरा तालमेल कभी भी खराब नहीं था। अपने अनोखे अंदाज में उन्होंने कहा, कैबिनेट की बैठक में मैंने मजाक में कहा था कि जैसे गांव में कुएं पर नई मोटर लगती है तो शुरू में उसका इंजन फक फक करता है, फिर धीरे धीरे रवा यानी स्मूथ हो जाती है। अब हमारी सरकार का इंजन भी रवा हो गया है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के सवाल पर कहा किरोड़ी ने कहा कि इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण ही बताया गया है। ये वही कांग्रेस है, राहुल गांधी सहित उसके नेताओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी, उनका मजाक उड़ाया था। आज जब स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तब कांग्रेस उसे राजनीतिक रंग दे रही है, केवल कयासबाजी की जा रही है। कांग्रेस की उनके प्रति सहानुभूति समझ से परे है। उन्होंने कहा कि धनखड़ एक किसान पुत्र है और राज्यसभा में उनका कार्यकाल बेहद गरिमापूर्ण रहा है। किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना अनुचित है। खाद में मिलावट के मुद्दे पर डॉक्टर मीणा ने स्पष्ट कहा, मेरा निरीक्षण अभियान खत्म नहीं हुआ है। जहां जहां मिलावट पाई जाएगी वहां मैं खुद जाकर कार्रवाई करूंगा। किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में पहले किसानों को जो फर्टिलाइजर बैग दिए जाते थे, उनके साथ कुछ ऐसे सामान भी होते थे जो उनके किसी काम के नहीं थे। मैंने वो सब बंद करवा दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि हाल ही में उनकी मुलाकात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह से हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि देश भर में कृषि कानूनों को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि किसानों को नुकसान पहुंचाने वालों पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा वे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मंत्री भूपेंद्र यादव और लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की है। पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव की मांग को लेकर प्रदेश भर में स्टूडेंट्स का आंदोलन तेज हो रहा है। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर कोटा, जोधपुर सहित सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरीके से सभी छात्र संगठन चुनाव बहाली की मांग में जुटे हैं। 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन पर रोक लगा दी थी। तर्क दिया गया कि छात्र संघ चुनावों में बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है, लिंग 2 समिति के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा और अराजकता फैल रही है।
उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि ये चुनाव अब विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तरह महंगे और अनुशासनहीन हो गए हैं। कई कुलपतियों ने भी चुनावों को लेकर सुरक्षा और शांति बनाए रखने की चिंता जताई थी। हालांकि अब खुद अशोक गहलोत इन चुनावों की बहाली का समर्थन कर रहे हैं। विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस पर छात्रों से लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया था, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद भी चुनाव बहाल नहीं हुए, जिससे छात्रों में नाराजगी बढ़ी है। राजस्थान सरकार के आदेश से राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, राजर्षि भतृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर शामिल हैं। इन 15 सरकारी विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त इनके अधीन 50 से अधिक सरकारी तथा 300 से अधिक निजी महाविद्यालयों में भी 2023 से 24 सत्र में चुनाव नहीं हुए हैं। वर्ष 2024 में भी उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल तो जारी किया था, लेकिन फिर नोटिफिकेशन नहीं निकाला। उच्च न्यायालय ने भी छात्र नेताओं की याचिकाएं खारिज कर दी है। कुल मिलाकर अब तक न तो किसी विश्वविद्यालय ने स्वतः ही चुनाव कराने का निर्णय लिया है और न ही सरकार ने बहाली के लिए ठोस कार्रवाई की है। छात्र संगठन निरंतर मांग करते रहे हैं कि चुनाव तिथि घोषित की जाए, लेकिन सरकार ने 2025 में भी इसे टाल दिया है। इस बार छात्र संगठन नेताओं ने रोक के खिलाफ जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के छात्र संगठन सक्रिय है। एनएसयूआई के नेता अभिषेक चौधरी, शुभम रेवाड़ा और आलोक वर्मा ने आंदोलन किया। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता जैसे मनु दाधीच और भारत भूषण यादव भी चुनाव बहाली की मांग में शामिल हुए। जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र चेतना यात्रा के तहत खुद को भगवान, गांधी, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वेश धरकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक शांतिपूर्वक पैदल रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। इसी तरह जयपुर में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद हनुमान बेनीवाल समेत कई नेताओं के कटआउट लगाकर रैली निकाली। कुछ छात्रों ने लोकतंत्र की विदाई का प्रदर्शन भी किया। एक पुरानी एम्बेसडर कार पर बैठकर शासन प्रशासन को रेखांकित किया गया कि छात्र संघ चुनाव बंद करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। कुछ स्टूडेंट ने जल समाधि के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। इन आंदोलनों में छात्र नेताओं ने कहा कि छात्र संघ चुनाव युवा नेताओं को विकसित करने की पहली सीढ़ी है और रोक लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से तुरंत चुनाव बहाली की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने सरकार से चुनाव करवाने की मांग की है। दरअसल राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने अगस्त 2023 में आदेश जारी कर राज्य के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सत्र 2023 से 24 में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया था। ये निर्णय 12 अगस्त 2023 को उच्च शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सलाह पर लिया गया, जिसमें उन्होंने नए शैक्षिक सत्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने, प्रवेश और परीक्षा परिणाम प्रक्रिया सहित प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने की सिफारिश की। उसी रात शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया, जिसमें 400 सरकारी और 500 से अधिक निजी कॉलेजों के साथ साथ प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव पर रोक लगाई गई। राजस्थान उच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसमें छात्र नेताओं ने चुनाव रोक हटाने की मांग की थी,
लेकिन याचिकाकर्ता के वापस लेने पर हाई कोर्ट ने इसे 19 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया। बाड़मेर के चौहटन कस्बे में स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के आत्महत्या की जानकारी अन्य साथी लड़कियों ने हॉस्टल वार्डन को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने छात्रा का शव कब्जे में लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। छात्रा ने आत्महत्या क्यों की, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार छात्रा भोजन अवकाश के समय स्कूल से आई थी। अन्य लड़कियों के लंच में जाने के बाद छात्रा ने हॉस्टल के अपने कमरे में चुन्नी से फांसी लगा ली। जब उसके साथ की अन्य लड़कियां खाने के लंच के बाद कमरे में पहुंची तो छात्रा को चुन्नी से बने फंदे पर लटका पाया। लड़कियों ने तुरंत हॉस्टल के वार्डन को जानकारी दी तो वार्डन सहित छात्रावास प्रबंधकों ने तुरंत छात्रा को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा के आत्महत्या की सूचना मिलने पर चौहटन पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में ले लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतका के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल छात्रा के आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में बिगड़ती सड़क स्थिति के लिए राज्य सरकार की कड़ी निंदा की। सांगानेर, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा जैसे इलाकों में गड्ढों की गंभीर समस्या को उजागर करते हुए उन्होंने ट्रैफिक जाम और सरकार की ओर से कोई जवाब न मिलने पर नाराजगी जताई। पूर्व मंत्री खाचरियावास ने कहा कि राजधानी जयपुर के सांगानेर, विद्याधरनगर और झोटवाड़ा विधानसभा के साथ ही पूरे जयपुर के सभी विधानसभा क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में सिर्फ खड्डे नजर आ रहे हैं। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। जो सड़कें 4 महीने पहले बनी, उन सड़कों पर भी इतने खड्डे हैं कि सड़क ही नजर ही नहीं आती है। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि कई घंटे का जाम लगा हुआ है। लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए खड्डों के चारों तरफ पत्थर लगा दिए, लोगों को सावधान करने के लिए बोर्ड लगा दिए हैं, लेकिन जनता की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। राज्य सरकार के नेता सड़कों पर निकालकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर नहीं आते। जनता मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायकों से उम्मीद कर रही है कि वो जाकर उनकी सुध लेंगे, लेकिन जनता के भारी आक्रोश के बावजूद सरकार के किसी भी प्रतिनिधि का लोगों के बीच में पहुंचकर खड्डों के भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता, बहुत बड़े शर्म की बात है। अब जनता खुद मीडिया के अभियान चलाने के बाद खड्डों को भरने के लिए आगे आई है। लोग खड्डे भर रहे हैं और अपने आप को पूछ रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने चुना, आज उनके बीच में आने की बजाय दाल बाटी चूरमा की गोट करके शाम को पार्टियां करने में ज्यादा नजर आते हैं। पूरे जयपुर में राज्य सरकार के बड़े नेता फीते काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जाकर खड्डे को भरने के लिए, बारिश के बाद लोगों का हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं जाना चाहता। रेलवे स्टेशन पर, रामनगर और सिविल लाइंस में बरसात के दिनों में पानी की हालत खराब है। अब पानी नहीं बल्कि सिवरेज का पानी आ रहा है। इन हालातों में मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री से कहूंगा कि उनको जयपुर का दौरा करके पूरे राजस्थान में हालात सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से सियासत जारी है। धनखड़ के इस्तीफे को अशोक गहलोत ने संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर, बल्कि राजस्थान के लिए बहुत ही चौंकाने वाला बताया है। धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर पलटवार किया और कहा कि अशोक गहलोत जगदीप धनखड़ जी के डॉक्टर नहीं है। मदन राठौड़ ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और ये बात स्पष्ट है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अशोक गहलोत क्या धनखड़ जी के डॉक्टर हैं? जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति बीमारी के कारण जिम्मेदारी से हटता है तो उस पर राजनीति करना शोभा नहीं देता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने आगे कहा कि पूरा देश जानता है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी
कुछ दिन पूर्व अस्वस्थ हुए थे, पर जैसे ही स्वास्थ्य में सुधार हुआ फिर से राजनीतिक सक्रिय दिखाई देंगे। ऐसे में उनके इस्तीफे को लेकर राजनीति करना सरासर अनुचित है। मदन राठौड़ ने इस दौरान कांवड़ियों की करंट लगने से मौत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि करंट लगने से कांवड़ियों की मौत से दुखी हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने कुछ दिन पहले जोधपुर में कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दोनों ही दबाव में काम कर रहे हैं। आज ये बात सामने आ गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएस की ओर से सत्ता के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है, जिसका परिणाम ये इस्तीफा है।